हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोग के लिए कंप्लीट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर का दूसरा भी एक नाम है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो कि समझनी है उसका नाम है रेन्यूएबल। रेन्यूएबल किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सोर्स जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू हो सकती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में जो दोबारा बन सकती है, उसे हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेस। इसका दूसरा भी नाम है जिसके हम लोग कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ऐसा सोर्सेस जो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं हो सकती, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती, वैसे सोर्सेस को हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल। और ऐसा सोर्सेस नॉन रेन्यूएबल, ऐसा सोर्सेस जो कि खत्म हो सकती है हमारे अर्थ से कुछ समय के बाद, वो अगर हम उसका कंप्लीटली हमेशा यूज ही करते रहे तो वो खत्म हो सकती है, जो जिसे दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं नॉन रेन्यूएबल। इसका दूसरा भी नाम है जिसका नाम है एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का एग्जाम्पल है विंड। एयर कभी खत्म ही नहीं हो सकती, सॉइल कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वाटर कभी भी नहीं खत्म हो सकती है, सनलाइट भी कभी खत्म नहीं हो सकती है, एटसेट्रा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि वाटर तो खत्म हो सकती है। वाटर बोले हमारा जो पीने वाला पानी जिसे हम लोग फ्रेश वाटर बोल सकते हैं वो खत्म हो सकती है, लेकिन कभी वाटर खत्म नहीं हो सकती है। सेकेंड है नॉन रेन्यूएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, या जो भी मिनरल्स होते हैं, ये सब क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ समय के बाद खत्म हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में ऐसे सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि खत्म हो सकती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉसिल फ्यूल और फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल को समझने से पहले हम फ्यूल को समझ लेते हैं। फ्यूल ऐसे सोर्सेस को कहते हैं जो कि जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। बर्निंग के समय में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग फ्यूल कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स का जो कि मरा हुआ जो बचा हुआ रहता है उस पर जो टेम्परेचर और प्रेशर जो पड़ता है उसके बाद जो वो फ्यूल बनती है उसे हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है कोल, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोल जो है वो ब्लैक कंबस्टेबल रॉक है, एक पत्थर है, काला पत्थर है जो कि जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि जल सकती है। कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जल सकती है, एक ऐसा रॉक है जो जल सकती है और जलने के बाद वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं कोल। देखिए, कोल का हिस्ट्री समझने के लिए कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में रहती है, किस तरीके से बनता है, इन सब को समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। देखिए, बहुत साल पहले एक जंगल था, बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल के ठीक बगल से एक नदी बहती थी। एक बार क्या हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई, इतना बाढ़ आ गई कि पूरे वो जंगल में फैल गई। आधा जंगल समझे कि मतलब उसका जो पेड़ सब था वो आधा पेड़ वो पानी में डूब गई थी। और फिर जैसे ही बाढ़ खत्म हुई कुछ समय बाद वहां पर अर्थक्वेक आ गई और वो सारे पेड़ जो है वो सारे पेड़ जमीन के अंदर चले गए। और फिर वहां पर हवा, जब वो सारा पानी सूख गया तो हवा सब बही और उस जो वहां पर दोबारा मिट्टी आ गई और वो लेयर बनाती चली गई। मिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत समय के बाद उस पर बहुत सारा लेयर बनते चली गई और वो जो पेड़ पौधे था वो जमीन के अंदर चली गई। हम जानते हैं कि अर्थ के हमारे 3 लेयर, तो सबसे निचला लेयर जो है, सबसे अंदर वाला लेयर जिसे हम कोर कहते हैं, कोर के वो नजदीक जाने लगी। हम जानते हैं कि उस पर टेम्परेचर पड़ा होगा, कोर जो है वो बहुत ही ज्यादा हीट गर्म है वो, तो उस पर टेम्परेचर पड़ा होगा, साथ साथ उस पर प्रेशर भी पड़ा और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे काला पड़ने लग गया और वो किसका फॉर्म ले ली? कोल का फॉर्म ले लिया। तो यही हमारा कोल का एक हिस्ट्री है। कोल जो है वो जब हमने उस पेड़ को, वो जो पेड़ था जब वो कोल बन गया, यही जो प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ को कोल बना दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन।
और ये कोल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का अभी तक में सबसे बड़ा सोर्स है। इसी के कोल के वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। लेकिन कोल जो है वो एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, दैट मीन्स इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एक समय के बाद खत्म हो सकते हैं। दैट मीन्स कोल का अगर हम इसी तरह बहुत ही ज्यादा यूज करते रहे, हम लोग जानते हैं कि कोल का घर में खाना बनाने में, स्टीम इंजन में और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज में यूज होती है। तो अगर इतना ज्यादा कोल का यूज होते रह गया तो एक ऐसा समय आएगा जबकि किसी इंसान की जान बचाने के लिए अगर किसी कोयले की जरूरत पड़ेगी तो एक छोटा सा कोल का टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें कोल को बचानी है। हमें पता चल गया कि कोल कहाँ मिलती है, अर्थ के अंदर मिलती है, सरफेस के अंदर मिलती है। जिस वो बनती कैसे, तो उस पर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कोल का फॉर्म ले लेती है। अब देखिए इस पर जो कोल टेम्परेचर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो अलग अलग देखो, जो भी बहुत ही अंदर जो होंगे उस पर अलग टेम्परेचर पड़ रहा होगा, जो उससे थोड़ा ऊपर होंगे उस पर अलग टेम्परेचर पड़ रहा होगा। तो इसके वजह से कोल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट जो है उसका नाम है पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। फर्स्ट है पीट। पीट जो हमारा फर्स्ट स्टेज है कोल बनने का, मतलब वो जो पेड़ कन्वर्ट हो जाता है कोल में, उसका वो फर्स्ट स्टेज है। इसमें रहता है 30% कार्बन। नेक्स्ट है बिटुमिनस। लेकिन हमारा सेकेंड जो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड स्टेज है जिसका नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट में होता है 38% कार्बन। देखिए जो भी फ्यूल जलती है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो उन सब में कार्बन प्रेजेंट होती है। थर्ड है बिटुमिनस, इसमें 65% कार्बन प्रेजेंट रहती है। और नेक्स्ट है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे बढ़िया कोल का क्वालिटी बोला जाता है, जिसमें रहता है 90% कार्बन। और ये सबसे कम स्मोक रिलीज करती है क्योंकि इसमें कार्बन है। और यही जलने के बाद ये सब इतना ज्यादा कोल का यूज होने लग गया कि ये जो जलने के बाद ये क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। देखिए कोल के इफेक्ट्स के बारे में तो पढ़ लिए, ये बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है और कोल धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब देखिए वो तो हमने समझ लिया कि प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है, इसके कारण वो कोल बनती है। ये सब नेचुरल इफेक्ट्स। अब इंसान इस कोल के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं और इससे कौन कौन सा मटेरियल बनता है उसके बारे में पढ़नी है। तो इसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें कोल को लेबोरेटरी में उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा हीट डालती है कोल के ऊपर, और कहाँ पर, ऐसे जगह पर डालती है जहां पर एयर बिल्कुल भी नहीं रहती है। एब्सेंस ऑफ एयर में उस पर हीट डाली जाती है और फिर वो जो बनता, इस प्रोसेस को जो कहते हैं वो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसमें 3 चीज तैयार होते हैं मेनली। पहला है कोक का यूज हम लोग घरों में करते हैं, और इसके अलावा इसका यूज स्टील बनाने में करते हैं, और इसका यूज कोल गैस बनाने में भी करते हैं। सेकंड है कोल टार, जिसको हम लोग अलकतरा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको अलकतरा। इसका बहुत ज्यादा यूज है। पहला कि रोड बनाने में किया जाता है, और इसके अलावा इसका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है, ड्रग्स मतलब दवाइयां बनाने में किया जाता है, वैसलीन बनाने में, और भी बहुत सारे कुछ में इसका यूज किया जाता है। थर्ड है कोल गैस। कोल गैस जो है ये इनफ्लेमेबल गैस, मतलब इसका कोई फ्लेम नहीं है, ये जलेगी लेकिन वो दिखेगी नहीं, मतलब उसका फ्लेम हमें नहीं दिखती है। और इसका ये कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, जिसके कारण इसका यूज फैक्ट्रीज में, घरों से ज्यादा इसका यूज फैक्ट्रीज में होती है।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप लोग का जाना पहचाना, जिसका यूज आप लोग गाड़ी में करते हैं। तो ये ऐसा सोचना बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेट्रोलियम का यूज हम लोग गाड़ी में नहीं करते हैं, पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम में दो वर्ड आते हैं, पहला आता है पेट्रा और दूसरा आता है ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, हम लोग इसे रॉक नहीं बोलते हैं, लैटिन वर्ड में पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और दूसरा ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब रॉक का ऑयल। पेट्रोलियम को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है रॉक ऑयल, और इसे तीसरे नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग फसल ऑयल भी कहते हैं, या तो फिर इसे क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। ये भी फॉसिल फ्यूल से बनती है, जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि जब पेड़ सब दब जाते हैं तो उससे कोल बन जाते हैं, और ठीक उसी तरह ये भी जमीन के अंदर दबते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। उसमें वो सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, और ये समुंदर के अंदर ऐसा होता है। समुद्र में जो भी मछलियां होती है, जो भी व्हेल होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, सपोज एक फिर से कहानी सुनाती हूँ। देखो एक समुंदर था, बहुत अच्छा समुंदर था, उसमें बहुत सारी मछलियां रहती थी, व्हेल रहती थी, डॉल्फिन रहती थी, और भी इच्छाधारी मछलियां सब रहा करती थी। एक बार क्या हुआ कि उसमें सुनामी आया, सुनामी के जस्ट बाद उसमें आ गया अर्थक्वेक। फिर वही बात हुई, बहुत सारे व्हेल मछलियां वो सब क्या हुआ कि जमीन के ऊपर दब गए, उसके ऊपर एक लेयर आ गई, और धीरे धीरे उस पर उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने, वो वेल सब जो थी वो धीरे धीरे कोर की तरफ बढ़ने लगी, और उस पर टेम्परेचर बढ़ने लग गया और प्रेशर भी बढ़ा, और फिर बहुत सालों के बाद वो भी किसका रूप ले लिया? वो पेट्रोलियम का रूप ले लिया। तो वो जो पेट्रोलियम था वो कहाँ रहता है? ये हमेशा मिलता है, समुद्र में ही मिलता है, ओशियन, सीज ओशियन में भी रहते हैं। ये कभी आप लोग इसमें जमीन, जैसे हम लोग कोयले को माइंस करके निकालते हैं जमीन से, वैसे हम लोग इस पेट्रोलियम को समुद्र में माइंस करते हैं, हम लोग इसे जमीन पर इसका कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे जो भी वेल जो थे वही पेट्रोलियम बन जाता है, और ये पेट्रोलियम जो है ये अर्थ से 500 मीटर टू 2000 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर के अंदर होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे बस आधा किलोमीटर और 2 किलोमीटर, ये तो बहुत कम है। तो ये हमारे धरती को ऊपर ऐसे चलने में कम है, धरती के अंदर 200 मीटर भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ तक मशीन नहीं जा पाती, यहाँ पर सॉरी इंसान नहीं जा पाती, यहाँ पर मशीन को भेजा जाता है। देखिए जब इस पेट्रोलियम को निकाला जाता है, फिर उसका कोई भी यूज नहीं होता है। इस पेट्रोलियम का हम अगर धरती के अंदर से निकालें तो इसका कोई यूज नहीं है। इसे हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, इसमें बहुत सारे कुछ रहते हैं जिसे हम लोग सेपरेट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें पेट्रोलियम में से पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल के अलग किया जाता है, नेचुरल गैस को, सब कुछ को अलग अलग किया जाता है। देखिए ये हमारा अर्थ का ये सलाइन वाटर हुई, क्या हुई? ये सलाइन वाटर, ये भी सलाइन वाटर है, ये भी सलाइन वाटर है, और यहाँ पर रहती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सलाइन वाटर के ऊपर इसलिए रहती है क्योंकि सलाइन वाटर से ये हल्की रहती है, और इसके ऊपर हमारा रहती है यहाँ पर नेचुरल गैस, और इसके ऊपर रहता है इम्परवियस रॉक, इम्परवियस रॉक, और फिर इसके ऊपर रहती है हमारा समुंदर। तो देखिए सलाइन वाटर से हल्की रहती है, इसलिए इसके ऊपर रहती है पेट्रोल। हम यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। देखिए जब हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम का, तो उसमें से बहुत सारे कुछ निकलते हैं, अलग अलग चीज निकलते हैं, उसका नाम है असफाल्ट। पहला असफाल्ट, असफाल्ट का क्या यूज होता है? देखिए किसी भी चीज को रस्टिंग करने से बचाने के लिए, रस्ट होने से बचाने के लिए हम वहां पर असफाल्ट का एक लेयर चढ़ाते हैं। इसके दूसरा है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज होता है कैंडल बनाने में, और इसके अलावा इसका यूज होता है वैसलीन में। इसके बाद पेट्रोल, जिसे हम लोग जानते हैं गाड़ियों में यूज होता है, डीजल, इसका भी
गाड़ियों में यूज होता है, व्हीकल्स में। और फिर आती है कैरोसिन। कैरोसिन का हम लोग गांव घर में यूज होता है, लैंप जलाने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद इसमें से निकलती है लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज होता है लुब्रिकेंट मशीन में। और नेक्स्ट जो इसमें से जो लास्ट निकलती है वो है पेट्रोलियम गैस निकलती है। क्या है पेट्रोलियम गैस? आप लोग ये पेट्रोलियम गैस नाम नहीं सुने होंगे। देखिए ये पेट्रोलियम गैस निकलती है, लेकिन इसका लिक्विफाइड किया जाता है अंडर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर इसे लिक्विफाइड किया जाता है, और तब इसका नाम पड़ जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LPG, जिसका हम लोग घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। ये भी नाम आप नहीं सुने होंगे, लेकिन नेचुरल गैस हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के ठीक ऊपर रहता है। तो जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है उससे पहले हम लोग नेचुरल गैस को निकालते हैं। तो देखिए नेचुरल गैस को भी का भी कोई यूज नहीं होता है, इसे भी हम लोग कंप्रेस करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर इसे कंप्रेस करा जाता है, तब इसका नाम पड़ा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CNG, जिसका यूज हम लोग करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज में करते हैं, और भी बहुत जगह इस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज करते हैं। नेचुरल गैस का कोई यूज नहीं है, यूज है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लीनर फ्यूल। अब ये क्लीनर फ्यूल क्या होता है? तो ऐसा फ्यूल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल होने से प्रोटेक्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है, वैसे फ्यूल को हम लोग कहते हैं क्लीनर फ्यूल। देखिए पेट्रोल डीजल का हम लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये हमारा कोई भी क्लीनर फ्यूल नहीं है। इससे बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो और जो भी क्लीनर फ्यूल होते हैं वो सब है इको फ्रेंडली। इसके एग्जांपल हो गए CNG, LPG एंड बायोमास। ये सब है क्लीनर फ्यूल, और हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें CNG, LPG और बायोमास का यूज करना चाहिए, या तो फिर ऐसे गाड़ियों का यूज कम ही करना चाहिए जिसमें पेट्रोल डीजल लगते हैं, या तो फिर हमें अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम लोग गाड़ियों का यूज करते हैं तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए, या तो फिर साइकिल का यूज करना चाहिए, या फिर ऐसे गाड़ियों का यूज करना चाहिए जिसमें CNG का यूज होता है। ये सब गैस जो है ये सब बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और ये पूरा कंप्लीट चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।